हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SS Study 2.0 पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में बात चलेगी आपकी। तो क्रिया के दो आधार हैं। मुख्यतः क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, क्या होती है, अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पे दो आधारों पर चर्चा करेंगे हम। एक तो आती है क्रिया आपकी कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर। दूसरी क्रिया का आधार आपका है रचना के आधार पर। क्रिया के भेद, रचना के आधार पर। उसके बाद कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है आपकी। जैसे कर्म के आधार पर हम चर्चा करते हैं तो एक सकर्मक क्रिया होती है, क्या होती है, अकर्मक क्रिया। एक इसमें आती है आपकी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरी आपकी आती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जो रचना के आधार पर बात करते हैं तो इसमें पहले आती है, सबसे पहले सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरी आपकी आती है संयुक्त क्रिया। तीसरा इसका पार्ट आता है नामधात क्रिया, नामधात क्रिया। नामधात क्रिया के बाद आपकी आती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। फिर आपकी आती है अंत में प्रेरार्थक क्रिया, प्रेरार्थक। तो कर्म के आधार पे दो प्रकार की क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पे आपके मुख्यतः ये पांच भेद हो गए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधात क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरार्थक क्रिया। इसको समझने से पहले आज एक मुक्त से शुरुआत करेंगे इस वीडियो की हम। तो आप लोग सुन लीजिए कि जतन कर ले सरोवर गर, समंदर हो नहीं सकता। जतन कर ले सरोवर गर, समंदर हो नहीं सकता। विजेता हो भले लेकिन सिकंदर हो नहीं सकता। विजेता हो भले लेकिन सिकंदर हो नहीं सकता। भले दुनिया की दौलत से यहाँ काया सजा लेना, भले दुनिया की दौलत से यहाँ काया सजा लेना। बिना गुण के कभी मानुष सुंदर हो नहीं सकता। बिना गुण के कभी मानुष सुंदर हो नहीं सकता। चलिए अब बात करते हैं क्रिया की। तो क्रिया की जो परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और इसी में एक शब्द आता है धातु, धातु। तो धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जैसे चल धातु हो गई, प्रत्यय हमने इसमें
ना लगा दिया तो हमारी क्रिया बनेगी चलना। तो चलना का मूल रूप क्या हुआ? चल हुआ। तो चल क्या हो गई? धातु हो गई। इसी धातु में ना प्रत्यय के लगने से क्रिया बन जाती है। ये साधारणतः ना समझ लीजिए। अब बात आती है क्रिया के भेद। तो वैसे मुख्यतः क्रिया के दो ही भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है, क्या होती है? अकर्मक। लेकिन यहाँ दो आधार लेके हम चर्चा कर रहे हैं। कर्म के आधार पर क्रिया देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है, क्या होती है? अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का कर्म साथ में रहे या उसकी आवश्यकता हो उसे तो हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का न तो कर्म साथ में रहे और नहीं उसकी कोई आवश्यकता हो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब देख देते हैं रचना के आधार पे। अब उदाहरण से समझाएंगे, पहले सामान्य परिभाषाएं देख लीजिए। अब देखो सामान्य क्रिया, जिस क्रिया का सामान्य रूप से एक बार प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। नामधातु क्रिया क्या होती है? कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रत्यय या क्रिया के मेल से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नामधातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द होते हैं, उनके साथ या तो कोई प्रत्यय हम लगा दें या क्रिया जोड़ दें, उसके मेल से क्रिया बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? नामधातु। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लगता है तो जो समाप्त हुई क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। इसका मतलब यह है कि जब कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये तो हो गई परिभाषाएं। अब उदाहरण के द्वारा समझिए। बात आती क्रिया की परिभाषा ये हो गई कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। तो पहले आती है सकर्मक क्रिया। इसका उदाहरण देखिए। इसकी परिभाषा ये हुई जिस क्रिया का कर्म साथ में रहे या उसकी आवश्यकता उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कह दिया राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। हम कहते हैं राम लिखता है, तो राम लिखता है तो इसमें तो कर्म नहीं है। अब राम तो कर्ता हो गया, लिखना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और कर्म क्या हो गया? उसका पत्र, यानी पत्र को लिखने का उसका क्या हो गया? कर्म हो गया। तो राम पत्र लिखता है तो ये क्या हो गए? आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इसमें कर्म हमारा ये क्या है? साथ में दिया हुआ है। परिभाषा इसकी मूलतः ये होती है जिस क्रिया का कर्म साथ में रहे या उसकी क्या हो? आवश्यकता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम ये कह दें राम लिखता है, तो लिखना जो क्रिया मूलतः क्या है? सकर्मक है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए सामान्यतः हम क्या का प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ? अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक होती है, उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया कैसी मानी जाती है? अकर्मक मानी जाती है। लेकिन कुछ क्रिया मूलतः क्या होती है? सकर्मक भी होती है। अब जैसे मैंने यहाँ कहा राम पत्र लिखता है और राम लिखता है, ये दोनों ही क्रिया, कुछ लोग ये सोचते हैं राम लिखता है, ये अकर्मक क्रिया हो गई, लेकिन ये क्या है? सकर्मक है। ये मूलतः सकर्मक क्रिया है, कुछ तो लिखेगा। तो आप परिभाषा देखिए, जिस क्रिया का कर्म साथ में रहे या उसकी क्या हो? आवश्यकता हो, और वो आवश्यकता पूरी हो जाए तो वो क्रिया सकर्मक मानी जाती है। जैसे राम लिखता है, यानी क्या लिखता है? तो यहां उत्तर हमें मिल जाएगा, संभावना है मिलने की। और संभावना जब है तो क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। अब लिखना सकर्मक है यहाँ पे, क्यों? क्या लिखता है मुझे पता, हमने कहा पत्र लिखता है, मिल गया मुझे। केवल इतना है राम लिखता है, मूलतः लिखना क्रिया कैसी है? सकर्मक है। अब एक अकर्मक समझ लीजिए कि जिस क्रिया का कर्म साथ में रहे या उसकी आवश्यकता उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक देख लो।
इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्रिया का कर्म न तो साथ में रहे और नहीं उसकी क्या हो आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। देख लीजिए, हमने कहा राम सोता है, राम सोता है। हमने प्रश्न किया सोना क्रिया है, उसके साथ क्या सोता है, क्या कोई उत्तर मिल सकता है? संभावना है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। राम सोता है, क्या सोता है, मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैंने यहां पे क्या कि राम लिखता है और प्रश्न किया क्या लिखता है, हमने कहा पत्र, मुझे मिल गया उत्तर। यानी संभावना है उत्तर मिलने की, यानी कर्म मिलने की क्या है संभावना है। जब कर्म मिल रहा है तो इसका मतलब लिखना कैसे यहाँ पे अकर्मक न होकर क्या राम लिखता है तो लिखना क्या है तुम्हारी सकर्मक क्रिया मानी जाएगी आपकी। क्यों? और राम सोता है, मैंने राम सोता कह दिया, क्या सोता है उत्तर ढूंढ के लाओ, उसका कर्म ढूंढ के लाओ, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम कहते हैं श्याम, या कहते हैं सोहन, सोहन नाचता है। मैं क्या नाचता है, क्या उत्तर मिल जाएगा आपको? उत्तर नहीं मिलेगा इसका। इसका मतलब सोना और नाचना क्रिया कैसी हुई, ये मूलतः कैसी है अकर्मक क्रिया है, मूलतः अकर्मक क्रिया है। यहां पे हम कहने खाने वाला सेंटेंस बना लो एक। हमने ये कहा वह खाता है, वह खाता है, कैसी क्रिया है? हमने कहा क्या खाता है, प्रश्न किया, खाना क्रिया के साथ प्रश्न किया कि क्या खाता है, तो हमें उत्तर नहीं मिला यहां पे। लेकिन मिलने की संभावना तो है। अगर संभावना है तो ये क्रिया सकर्मक है मूलतः। भाई खाना यहां क्या है, हमने कहा है आम खाता है, मिल गया मुझे। लेकिन जब नया क्या राम सोता है, क्या सोता है ढूंढ के लाओ यहाँ पे, और नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ जब कर्म नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्रिया क्या मानी जाएगी, यहाँ पे अकर्मक है, और ये भी अकर्मक न होगा, ये भी क्या मानी जाएगी सकर्मक। भले ही यहाँ आवश्यकता हो, आवश्यकता हमारी पूरी हो रही है, संभावना है कर्म मिलने की। तो फिर एक बार समझ लीजिए कि जिस क्रिया का कर्म साथ में रहे या उसकी क्या हो आवश्यकता, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया का न तो कर्म साथ में रहे नहीं उसकी आवश्यकता हो, उसे हम क्या कहते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का एक तरीका यह है कि क्रिया के साथ हम क्या क्या प्रश्न करते हैं, अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होती है, और नहीं मिलता है तो क्या है अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जब ऐसी बात आ जाएगी वह खाता है किस प्रकार की क्रिया है, तो अकर्मक कर देंगे, यहाँ अकर्मक कर देते हैं लोग, लेकिन ये गलत हो जाएगा। भाई मूलतः खाना कैसी है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म मिलने की संभावना भी तो होती है। तो मूल परिभाषा क्या हुई कि जिस क्रिया का कर्म साथ में रहे, जैसे राम आम खाता है तो साथ में है, तो हमने कह दिया राम खाता है तो साथ में नहीं है, संभावना है मिलने की, और मिल गया मुझे, मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सकर्मक क्रिया वो है कि जिस क्रिया का कर्म साथ में रहे या उसकी आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का न तो कर्म साथ में रहे नहीं उसकी आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं अकर्मक। समझ गए होंगे आप सकर्मक अकर्मक। अब बात करते हैं रचना क्या। एक बात और समझ लीजिए इसमें कि कभी क्या प्रश्न करने से उत्तर भी मिल जाता है, क्या का प्रश्न करने से उत्तर भी मिल जाता है, तब भी वो क्रिया कैसी होती है अकर्मक होती है। जैसे मान लो हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, केवल क्या के प्रश्न करने से समस्या हल नहीं होगी, उसको और समझना है। जैसे मैंने कहा पानी में रस्सी ऐंठती है, पानी में रस्सी ऐंठती है। अब मैंने देखा प्रश्न किया, ऐंठना क्रिया हो गई, हमने प्रश्न क्या ऐंठती है, तो मुझे कर्म मिलेगा क्या का उत्तर मिलेगा। कर्म नहीं कह सकते हम, ये कह सकते क्या का मुझे उत्तर मिलेगा कि रस्सी ऐंठती है। तो हमें यह बताना कर्म है क्या रस्सी, रस्सी तो स्वयं ऐंठ रही ना, तो पानी में रस्सी ऐंठती है तो कर्म तो तब हुआ किसी कर्ता के द्वारा कोई कर्म किया जाए। अब रस्सी जो ऐंठ रही है, भले ही मुझे क्या क्या प्रश्न करने से उत्तर मिल गया कि क्या ऐंठती है, तो मैंने कहा रस्सी, तो हम कहते हैं कि सकर्मक क्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रिया कैसी है अकर्मक है, क्योंकि रस्सी ऐंठना तो क्रिया हो गई, रस्सी क्या है स्वयं ऐंठ रही है। जो क्रिया स्वयं होती है वो अकर्मक क्रिया मानी जाती है। अब यहीं पे कहते हैं सकर्मक बना, इसी को सकर्मक बनाते, इसी बात को हमने कह दिया मोहन रस्सी ऐंठता है,
अब मोहन रस्सी ऐंठता है, अब मोहन करता है, इसके द्वारा रस्सी ऐंठना क्या किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है। इसका मतलब कर्म यहां साथ में है, क्या ऐंठता है, रस्सी। तो ये कर्ता के द्वारा रस्सी ऐंठने का कर्म किया जा रहा है, और ये क्रिया कैसी मानी जाएगी, ये आपकी मानी जाएगी सकर्मक। ये क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, इस वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक, और इस वाक्य में क्रिया मानी जाएगी क्या, अकर्मक। जैसे सर्प से बिल निकलता है, तो निकलना के साथ मैंने क्या कहा, क्या निकलता है, उत्तर मिल गया मुझे सर्प। तुम कह देंगे सकर्मक क्रिया है, लेकिन नहीं, सर्प से जब बिल निकलता है वो स्वतः निकल रहा है, वहां कोई कर्म थोड़ी है भाई। सर्प बिल से अगर सर्प निकलता है तो सर्प क्या है, निकलने की क्रिया कर रहा है, ये कर्म कौन कर रहा है, कर्म तो हो नहीं रहा है इसमें, तो वो वहां भी क्या माना जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे खेत में फसल पक गई, प्रश्न किया क्या पक गई, उत्तर मिलेगा मुझे क्या, फसल में। तुम कहेंगे सकर्मक क्रिया, लेकिन नहीं, ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया। क्योंकि फसल जो है स्वतः पकती, किसी के द्वारा नहीं, वो स्वतः ही पकती है। वो स्वतः होने वाली क्रिया क्या कही जाती है, अकर्मक। इतना दिमाग में रखना है। अब देखिए रचना के आधार पे, रचना के आधार पे हम देखते हैं, उदाहरण सहित देखते चल रहे। सामान्य क्रिया, रचना क्या है, या क्रिया बनती कैसे है, किसी क्रिया की रचना कैसे होती है, ये समझना। तो देखो सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया का मतलब है जिस क्रिया का सामान्यतः एक बार प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया। हमने कहा राम ने पुस्तक पढ़ी, अब इसमें अकर्मक सकर्मक से मतलब नहीं है, क्योंकि रचना के आधार पर रहे। हमने कहा बच्चा रोया, बच्चा रोया, तो मैंने देखा राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ना क्रिया एक बार प्रयोग हुआ, बच्चा रोया, रोना क्रिया एक बार प्रयोग हुई। तो जिस क्रिया का सामान्य रूप से एक बार प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया। अगली देख लीजिए संयुक्त क्रिया, इसका उदाहरण देखें। संयुक्त क्रिया का एक दो क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, दो धातुओं के मेल से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पढ़ लिया, राम ने पढ़ लिया कहते हैं। तो एक तो पढ़ना, एक में क्या है, लेना। तो ये क्रिया क्या बोली जाएगी, क्योंकि दो क्रिया हो गई यहां पे, कि पढ़ना और क्या है, लेना। तो पढ़ लिया जब कहोगे, यहां तो केवल पढ़ी एक बार प्रयोग हुआ था क्रिया का, यहां पढ़ लिया तो पढ़ना भी धातु होगी, पढ़ क्या होगी, धातु होगी, लिया क्रिया होगी। तो पढ़ना और लेना बात क्या हुई, केवल पढ़ने की बात, केवल किसकी हुई, पढ़ने की हुई। तो दो या दो से अधिक क्रियाओं के द्वारा जब एक क्रिया का होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। या दो धातुओं के मेल से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे मोहन ने खाना खा लिया। तो एक तो खाना और फिर क्या है, लेना। तो खा लिया जब बनेगी तो क्या किया, दो क्रिया मिल गई इसमें। तो दो क्रियाओं का मेल हो गया तो क्या बन गई है, संयुक्त क्रिया बन गई। ठीक, अब कहते हैं नेताजी ने भाषण दिया। नेताजी ने भाषण दिया है। तो एक तो सॉरी, नेताजी ने भाषण
दिया होगा कहते हैं, दिया होगा। तो एक तो देना, एक तो क्या है होना। तो दिया होगा क्रिया क्या मानी जाएगी आपकी? संयुक्त, क्योंकि दो क्रियाएं मिल गई। फिर एक बात समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल जब एक क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली है आपकी नामधात क्रिया। अब नामधात क्रिया देखिए, ये नामधात क्रिया समझिए कि इसमें क्या है? संज्ञा, संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ या तो कोई प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय के मेल से बनती है ये, या फिर कोई क्रिया जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये किससे बनती है? संज्ञा प्लस प्रत्यय, सर्वनाम प्लस प्रत्यय और विशेषण प्लस प्रत्यय। यह हम क्रिया भी कह सकते हैं। क्रिया, क्रिया, तो संज्ञा, सर्वनामता, विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय अथवा क्रिया के मेल से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नामधात क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए इसको। जैसे मान लो हम कोई संज्ञा शब्द लेते हैं और संज्ञा से बनाते हैं। जैसे चिकनाना है, जैसे चिकनाना है, तो चिकनाना है तो चिकना क्या है? हम कहते हैं चिकना क्या है? हमारा विशेषण है, और प्लस क्या लग गया इसमें? ना प्रत्यय लग गया। तो मैंने देखा विशेषण से ये बन गई, सॉरी संज्ञा से नहीं, ये किससे बन गई? विशेषण से बन गई। चिकना धन ना प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बन गया? क्रिया बन गई आपकी चिकनाना बन गई। अब चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? क्योंकि विशेषण के साथ ना प्रत्यय लगा है और बन के आ गई चिकनाना बन गई। तो ये क्रिया है तो क्रिया, लेकिन क्रिया के अंतर्गत क्या मानी जाएगी? नामधात क्रिया। अब देखो संज्ञा से, जैसे मान लीजिए हमने क्या कह दिया? लाठी। लाठी आपकी संज्ञा है और लाठी से हम कह रहे हैं लठियाना। लठियाना कह दें तो लाठी संज्ञा है, उसमें प्रत्यय लग के लठियाना बनेगी। तो लठियाना कैसी मानी जाएगी? नाम धातु, क्योंकि लाठी संज्ञा में जुड़ा है। यहां क्या है? विशेषण में जुड़ गई। ठीक है। अब जैसे सर्वनाम भी देखो, सर्वनाम में जैसे मैंने कह दिया मैं नहीं होता, चिकनाना, कैवेंटी। तो लाठी से लठियाना बन गई, विशेषण से ये बन गई। अब जैसे हम कहते हैं अपना, सर्वनाम से रह गया है तो अपना देख लीजिए। अपना क्या है? सर्वनाम है, हम कहते हैं अपनाना, अपना ना। तुमने देखा ये विशेषण से बन गई, ये किससे बन गई? संज्ञा से। ये किससे बन गई? सर्वनाम से। तो संज्ञा, सर्वनाम का विशेष शब्दों के साथ क्रिया प्रत्यय के मेल से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नामधात क्रिया कहते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया करने लगता है तो समाप्त हुई क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए कैसे। जैसे बच्चा रोकर सो गया। अब परिभाषा ध्यान दीजिए कि जब कोई कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लगता है तो समाप्त हुई क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इस क्रिया में कर या करके लगा होता है, इसकी पहचान है। इस क्रिया में कर या करके लगा होता है। ऐसे दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए,
मतलब बच्चा रोकर सो गया, तो पहले बच्चे ने क्या है, रोया, तो ये क्रिया समाप्त हो गई, उसके बाद सोया, तो रोकर क्या हो गई आपकी पूर्व कालिक। एक और देख लीजिए एग्जांपल, राम नहाकर बाजार गया। राम नहाकर बाजार गया, पहले राम ने क्या किया, नहाया, उसके बाद क्या है, बाजार गया। तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लगता है, तो समाप्त हुई क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्व काल। बात स्पष्ट हो गई होगी। अब समझ लेते हैं अंतिम भेद, पेयार्थक क्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेयार्थक क्रिया कहते हैं, पेयार्थक क्रिया। तो देख लीजिए, हमने कहा राम वृक्ष कटवाता है। अब मैं देखा राम करता है, जब कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके कटवाता है, तो जाहिर सी बात क्या है, ये किसी दूसरे करवा रहा होगा। कर्ता राम स्वयं तो नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं राम वृक्ष काटता है, तो कर्ता स्वयं कर रहा है, लेकिन हमने कहा राम वृक्ष कटवाता है, तो ये निश्चय हो गया राम स्वयं न करके इसकी काटने की क्रिया हो रही किसी दूसरे के द्वारा हो रही है। तो जब कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहां कटवाना कैसी हो गई, आपकी पेयार्थक क्रिया हो गई। अब आगे देखो और एग्जांपल देखिए, हम कहते हैं किसान खेत जुतवाता है, तो जाहिर सी बात किसान तो नहीं जोत रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है, तो इसका मतलब यहां भी क्या हो गई, जुतवाता है, जुतवाना क्या हो गई आपकी पेयार्थक क्रिया। जैसे चलना क्रिया है, चलना से हम कहते हैं चलवाना, ये क्या बन गई आपकी पेयार्थक क्रिया। मान लीजिए हमने कहा है तोड़ना, तोड़ना क्रिया हो गई, हम कह रहे हैं तुड़वाना, तो बाना प्रत्यय लगा इसमें, तो तुड़वाना क्या हो जाएगी आपकी पेयार्थक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी क्रिया बन जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।